ओम श्री गणगणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, इनके स्वामी मंगल देव, पवन पुत्र हनुमान और उनके स्वामी श्री राम की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण रेस्टो द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह दैनिक पंचांग नित्य प्रस्तुत हुआ करता है और यह 5 भागों में प्रस्तुत होता है। इसमें डेटा जो भी लिए गए हैं ऋग पंचांग से लिए गए हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली गई है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से हम पहुंचा पाने में समर्थ हो। नित्य की भांति दैनिक पंचांग के पहले भाग का द गुरु हम अलग से प्रस्तुत कर रहे हैं, जो आपके सुझाव के लिए है। तो चलिए, आज का इंडेक्स तो पंचांग का है, जो सूची है जिसमें किस भाग में क्या है उससे उस पर चर्चा थोड़ी करते हैं। दैनिक पंचांग जो आपके समक्ष प्रस्तुत होने वाला है वो 5 भागों में है। पहला भाग पंचांग मुहूर्त तथा ग्रहों के गोचर से संबंधित है और इसी पहले भाग का पंचांग मुहूर्त से लेकर पंचांग और मुहूर्त को लेकर हम लघु दैनिक पंचांग का अलग से प्रस्तुत करते रहे हैं, जो आपके सुझावों के अनुसार। दूसरा भाग तारा बलम कहते हैं इसे, जन्म नक्षत्र के अनुसार आज दिन कैसा है। इसमें चंद्रमा जन्म कुंडली में जिस नक्षत्र में बैठे हैं स्थायी रूप से और आज जिस नक्षत्र में भ्रमण कर रहे हैं उसके अनुसार हम फलित देखते हैं, इसे तारा बलम कहते हैं। यह तारा बलम मूल रूप से 9 तारा चक्र पद्धति के आधार पर कार्य करता है। जब हम चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो आज का फल निकलता है, और जब सामान्य हम देखते हैं सभी ग्रहों के परिप्रेक्ष्य में तो वह जातक के पूरे जीवन काल का परिणाम निकलता है। विशेष चर्चा प्रस्तुति में तीसरा भाग चंद्रमा जन्म राशि में स्थायी रूप से जन्म कुंडली में स्थायी रूप से जिस राशि में है और आज जिस राशि में भ्रमण कर रहे हैं उसके अनुसार कैसा फल होगा, इसे चंद्र बलम कहते हैं। चौथा भाग चौघड़िया मुहूर्त से संबंधित है, काफी उपयोगी है। विभिन्न कार्य को करने के लिए कौन सी अवधि उपयुक्त होगी, चाहे वह दैनिक कार्य हो या विशेष कार्य हो, चौघड़िया मुहूर्त बताता है। और पांचवा और अंतिम भाग अंक ज्योतिष से संबंधित है। अंक ज्योतिष पर संक्षिप्त चर्चा सीखते हेतु और उसके बाद आज का दिन अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा रहेगा। तो चलिए मूल रूप से हम पंचांग की तरफ चलते हैं। दैनिक पंचांग के पहले भाग में इसके पहले पंचांग की महत्ता पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। पंचांग से हम शुभ और अशुभ मुहूर्त जानते हैं, किंतु केवल वह शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है। पंचांग व्यक्ति के निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है या आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो आइए चलिए पंचांग की महत्ता को देखते हुए हम सब पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध हो। साथ ही साथ प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें।
और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर पुण्य के भागी बने। तो चलिए, पंचांग पर चर्चा होने के बाद अब आपको ले चलते हैं पहले भाग। स्वागत है आपका दैनिक पंचांग के पहले भाग की प्रस्तुति में। आज का दिनांक 26 अगस्त 2025, माह भाद्रपद, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 विश्व वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुग और कलयुग का 5,146। आज का सूर्योदय 5:27 पर, सूर्यास्त 6:15 पर, सनराइज एट 5:27 AM, सनसेट एट 6:15। आज का दिशा शुभ उत्तर है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो गुड़ का सेवन कर यात्रा करें और यात्रा में सुखता है। पंचांग के पांचों अंक, वार मंगलवार और तिथि अपराह्न 1:54 तक तृतीया जो जया तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद चतुर्थी जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र का गोल में 5:27 तक बसता, उसके पश्चात भी हंसता है, यानी कल सूर्योदय के बाद भी कुछ पल के लिए हंसता होगा। योग दिन के 12:09 तक साध्य, उसके बाद शुभ, और करण अपराह्न 1:54 तक गर्भ, उसके बाद देर रात्रि 2:46 तक बनी और उसके तत्पश्चात दृष्टि करता। ये रहे पंचांग के पांचों। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ को नमन करते हुए ओम नमः शिवाय जपते हुए देखते हैं भोलेनाथ का आज उपवास करना और उसका फल का। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज शुक्ल पक्ष तृतीया है। भोलेनाथ का वास सभा स्थल पर है, जो कि है। उसके बाद शुक्ल पक्ष चतुर्थी होता है, जो क्रीड़ा स्थल पर होता है, वह भी सुखद। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:25 से 12:17 अपराह्न तक, अमृत काल देर रात्रि 11:30 से 1:15 तक, रवि जो प्रातः 5:27 से 5:28 तक, यानी आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:50 से 2:50 अपराह्न तक, गोधूली विला संध्या 6:15 से 6:37 तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:29 से मध्य रात्रि 0:14 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ था। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त राहु काल अपराह्न 3:03 से 4:39 तक, गुलिक काल दिन के 11:51 से 1:27 अपराह्न तक, यमगन प्रातः 8:39 से दिन के 10:15 तक, और वर्ज मुहूर्त अपराह्न 1:01 से 2:46 तक, भद्रा अपराह्न 2:46 से कल के सूर्योदय तक, और उसके बाद भी आज भद्रा का वास पाताल में है, जो कि अशुभ। ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखते हैं, जो स्थानीय समय पटना के 5 बजे प्रातः का है। अंश के अनुसार सभी ग्रह शक्तिशाली हैं आज। राशि के अनुसार यदि देखें तो चंद्रमा बुध की राशि में है और बुध चंद्रमा की राशि। इस प्रकार मित्र राशि में 1 ग्रह है, शत्रु राशि में 5 ग्रह है, सम राशि में 2 ग्रह हैं और अपनी ही राशि में 1 ग्रह, जो सूर्य देव। सूर्य की राशि में 2 ग्रह, चंद्रमा की राशि में 2 ग्रह, बुध की राशि में 3 ग्रह है, मंगल और शुक्र की राशि में कोई ग्रह नहीं है। शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। नक्षत्र के अनुसार यदि ग्रह की स्थिति देखें तो मित्र नक्षत्र में 2 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 1 ग्रह और अपने नक्षत्र में 4 ग्रह, और वे हैं चंद्रदेव अपने नक्षत्र में हस्ता में है, बुधदेव अपने नक्षत्र अश्लेषा में है, और बृहस्पति देव अपने नक्षत्र पुनर्वसु में है, और शनिदेव
अपनी ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद। बृहस्पति देव और शनि देव के नक्षत्र में दो दो ग्रह हैं। मंगल राहु स्वतंत्र ग्रह हैं क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। तो ये रहे हमारे पहले भाग की प्रस्तुति। हम दूसरे भाग में आपको ले चलते हैं। दूसरा भाग में आपका स्वागत है। चंद्रमा के गोचर से ये संबंधित रखता है। ताराबलम इसे कहते हैं। और ताराबलम के सामने जो हॉरिजॉन्टल रो है, कॉलम है, उसमें अश्विनी, जो चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं उससे संबंधित। और ताराबलम के नीचे जो रोज हैं वे सभी चंद्रमा जन्म कुंडली में स्थायी रूप से जिस नक्षत्र में है उससे संबंधित करता है। इसे ताराबलम कहते हैं। मूल रूप से चंद्रमा जब गोचर करता है और ताराबलम के अनुसार हम आज का फल देखते हैं, और वहीं चंद्रमा तथा अन्य सभी ग्रह जो ताराबल नौ तारा चक्र पद्धति से जो हम देखते हैं, तो उससे यह निकलता है जातक का कौन सा ग्रह कितना कैसा फल दे रहा है। और यह यदि हमें पता चल जाता है ग्रह से, तो हम दशा महादशा का परिणाम जान सकते हैं, जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति जान सकते हैं। साथ ही साथ हम हमारे कितने मित्र को, कौन से हमारे करीबी मित्र हैं जो हमारे लिए सुफलदायी हैं, और कौन से मित्र हमारे लिए असुफल। और ये घर से लेकर समाज, घर से लेकर परिवार, समाज, गांव, राज्य, देश आदि सभी से है मिलता जुलता। सभी का में, चाहे वे आदमी मनुष्य कहीं भी हो, उनके साथ हमारा संबंध कैसा हो, यह हम जान सकते। तो ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं। नक्षत्र ही ग्रहों के फल देते हैं, ग्रह अपना फल नहीं देते। नौ तारा चक्र पद्धति का ये मूल सिद्धांत है। और इसलिए 27 नक्षत्रों को, कुल 27 नक्षत्र होते हैं, और इन 27 नक्षत्रों को 3 भागों में बांटा गया, 9 9 नक्षत्र करके। और पहला नक्षत्र, पहला से 9वां तक एक श्रेणी, 10वां से 18वां तक दूसरा श्रेणी, और 19वां से 27वां तक तीसरा श्रेणी। ये 3 श्रेणियां बनी। और ग्रहों की को महादशा के क्रम में रखा गया। केतु देव पहला ग्रह बने, शुक्र देव दूसरा, सूर्य देव तीसरा, चंद्रदेव चौथा, मंगल पांचवा, राहु छठा, बृहस्पति सातवां, शनि आठवां और बुध नौवां। और अब ग्रहों को नक्षत्र से जोड़ा जाए या नक्षत्रों को ग्रहों से जोड़ा जाए, तो पहला, अब हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र जो हुआ, यानी पहला, 10वां और 20वां, इनको पहले ग्रह केतु देव से। उसी तरह दूसरा, 11वां और 20वां नक्षत्र को शुक्र देव से जोड़ा। इसी क्रम में चलते हुए बुध 9वां, 18वां, 27वां नक्षत्र को बुध देव से। और यह सूची आपके सामने इस प्रकार, केतुदेव के नक्षत्र, केतुदेव अश्विनी, माघ और मूला नक्षत्र के स्वामी बने। शुक्रदेव भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा के स्वामी बने, जो क्रमशः दूसरा, 11वां, 20वां। और इसी क्रम में चलते हुए अश्लेषा, ज्येष्ठ और रेवती नक्षत्र के स्वामित्व बुध देव को दिया गया। और इस तरह से हम ग्रहों को नक्षत्रों से जोड़कर, अब फलित कैसे होता है नौ तारा चक्र पद्धति का, यह बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान से देखेंगे और नोट करेंगे। हो सकता है तो इस प्रस्तुति का को सहेज कर रखें, तस्वीर लेकर।
तो गणना हम आरंभ करते हैं चंद्रमा जिस पत्रिका में जिस नक्षत्र में जन्म होते हैं किसी भी जातक का, उसके जो ग्रह बनते हैं वहीं से गणना आरंभ कर होती है। और पहला ग्रह मिश्रित फल देते हैं, पहला ग्रह मिश्रित फल देते हैं, शुभता कम अशुभता ज्यादा। वहां से दूसरा चौथा छठा आठवां नौवां ग्रह जो होता है वे शुभ फलदायी होते हैं। वहीं पहला तीसरा पांचवा सातवां ये जो ग्रह होते हैं ये अशुभ फलदायी। और इनकी जो मात्रा होती है शुभता या अशुभता की, जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ती है वैसे वैसे वह बढ़ता है। इस प्रकार हम जान पाते हैं कि हमारे लिए कौन से ग्रह शुभकारी हैं, कौन से ग्रह शुभकारी। क्योंकि जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उनके ग्रह स्वामी से गणना शुरू होती है। वे ग्रह मिश्रित फल देते हैं, शुभ ज्यादा शुभता ज्यादा शुभता कम। और वहां से तीसरा पांचवा सातवां जो ग्रह बनते हैं वे अशुभ फलदायी। तो क्या हम जान नहीं पाए कि कौन सी दशा महादशा का फल हमारे लिए चुनौती भरा होगा। और यह जब जान जाते हैं तो हम अग्रिम योजना बनाकर शुभ दशा ग्रह की महादशा में शुभ काम करते हैं और वहीं अशुभ ग्रह की महादशा में सावधान रहते हैं और अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करते हैं। इस प्रकार हम अपने नक्षत्रों को जानकर ग्रहों को भी पहचानते हैं और उससे हम अपना फलित कर सकते हैं। जन्म कुंडली में कैसा ग्रह बैठा हुआ है, कहीं बैठा हुआ है, यहाँ अगर शुभकारी नहीं है नवतारा चक्र पद्धति के अनुसार तो वह फल कहां से देगा। उसी प्रकार यदि जातक का जिस जो जन्म हुआ है हमारे ऐसे नक्षत्र में उसका जन्म हुआ है जो हमारे लिए पहला तीसरा पांचवा सातवां नक्षत्र में होते हो, ग्रह में होते हो, तो हमारे लिए वह परेशानी भरा व्यक्ति। वही दूसरा चौथा छठा आठवां नौवां ग्रह हो तो हमारे लिए शुभकारी। यह गांठ बांध कर दूंगे, नोट करते। तो इस छवि को सहेज कर रखें। और नव तारा चक्र पद्धति बहुत ही सटीक पद्धति है, इसलिए इसकी सटीकता और प्रामाणिकता को देखते हुए हमने YouTube पर नवतारा चक्र पद्धति पर अलग से पोस्ट किया है। और उसमें भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की जन्म कुंडली रखी है, जिससे उनके जन्म नक्षत्र कौन कौन हुए और उन इन तीनों के आपस में कैसे संबंध हुए जन्म नक्षत्र के अनुसार, यह हम निकालते हैं और निकालें। और जो हम इतिहास के पन्नों में ही नहीं हमारे जीवा पर जो फल है आपस के संबंधों का वह सटीक बैठे। तो ये रही नवतारा चक्र पद्धति पर चर्चा। अब हम आपको ले चलते हैं आज के चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य पर। कौन से ग्रह चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में आज चंद्रमा का गोचर कहाँ है उसके फल का। तो आज चंद्रमा का गोचर पूरे दिन पूरी रात हस्ता नक्षत्र में। इसलिए यदि उदाहरण स्वरूप हम लेते हैं कि यदि किसी जातक का जन्म अश्विनी माघा और मूला में हुआ है तो उसका शुभ संकेत मिलते हैं। वहीं यदि भरनी पूर्वा फाल्गुनी पूर्वा शारा में हुआ है तो समस्या का कारण। पुनर्वसु विशाखा या पूर्व फाल भाद्रपद में यदि जातक का जन्म हुआ है तो वह भी समस्या का कारक है। वहीं आद्रा स्वाति शतभिषा नक्षत्र में जन्म हुआ है तो वह अति शुभकारी। और इस प्रकार हम फल को निकालते। अब यदि हम फल को देख लिए, देखने के बाद हम ये देखते हैं कि आज का दिन हमारे लिए ठीक नहीं है लेकिन कुछ कार्य शुभ करने हैं, तो ऐसी स्थिति में जब अशुभता से अतिव्याप्त हो हमारे चंद्रमा उस खास व्यक्ति के लिए जिसका नक्षत्र उस तरह का हो, तो ऐसी स्थिति में जो मुहूर्त है वह उसे टालना चाहिए। ग्रंथ यही कहते। फिर भी आपके सुझाव के अनुसार हमने
संकलित करने का कोशिश किया है और संकलित कर आपके सामने समक्ष रख रहा हूं। लेकिन एक बात बताए तो जोखिम नहीं लेंगे, क्योंकि यह प्रमाणित। तो उदाहरण के स्वरूप, यदि आज का तारा जन्म में पड़ता है तो पीला कद्दू या पत्ते वाली सब्जी का दान करें, विपत में पड़ता है तो गुड़ का दान करें, प्रत्यय में पड़ता है तो नमक का दान करें, और नैधन्य है तो भूत को त्याग करना जरूरी है, मजबूरी हुई तो तिल से स्वर्ग का दान। इन्हीं शब्दों के साथ फिर आपको एक बार बता दें, यह उपाय जो भी बताया है अपुष्ट है, इसलिए जब भी अशुभता से अतिव्याप्त कोई भूत हो तो उसे त्याग देना चाहिए। या तो कार्यक्रम उसके पहले बना के करें या उसके बाद। परिहार के रूप में जो भी यहाँ पर उपाय बताए गए हैं, यह इसकी प्रामाणिकता हमारे पास नहीं है, कारगर है या नहीं है, यह हमारे पास कोई सूची। फिर भी जन्म में है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान, विपत में है तो गुड़ का दान, प्रत्यय में है तो नमक का दान, और नैधन्य है तो वोट त्याग जरूरी, मजबूरी हुई तो तिल से स्वर्ण का दान। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको फिर पुनः आगाह करते हुए कि जोखिम न लें, आपको अब ले चलते हैं तीसरे भाग। चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहे हैं उससे यह फल निकालते हैं, इसे चंद्र बलम कहते हैं। और यह राशि चंद्रमा कन्या राशि में है, आज राशि परिवर्तन नहीं है। इस प्रकार यदि हम देखें तो फलित जो है इस प्रकार है। जातक का जन्म मेष राशि के जातक कर्क राशि, कन्या, वृश्चिक, धनु और मीन राशि के जातक के लिए दिन उत्तमता के संकेत हो गए। अन्य लोग, चूंकि आज पूरा दिन कन्या राशि में ही चंद्रमा है, इसलिए पूर्व के भाग में और उसके बाद जो भी समय है वह दोनों शुभता और अशुभता लिए हुए है। पहचाने अपने अंक को। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप यहाँ से आपको अगले पोस्ट पर ले चलते हैं, जो चौघड़िया ज्योतिष से संबंधित। चौघड़िया एक प्रकार का मुहूर्त है जो कि शुभ और अशुभ काल दर्शाता है, चाहे वह कार्य विशेष कार्य हो, पहले बार किए जा रहे हो, या कोई विशेष प्रयोजन। चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए हमने चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी में और यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया अंग्रेजी में यूट्यूब पर पोस्ट करके रखा है। आपसे आग्रह है उसे देखें, समझें और फीडबैक हमें जरूर दें। संक्षेप में बता दें कि कुल 7 दिन होते हैं, इसलिए 7 चौघड़िया का नाम हुआ, जबकि 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात का। तो 7 ही सप्ताह के दिनों के अनुसार साथ प्रतिदिन चौघड़िया हुए, तो 8वां चौघड़िया जो होता है, जो आदि का चौघड़िया होता है, वही अंत का चौघड़िया होता है, यानी सूर्योदय के समय का जो चौघड़िया है वही सूर्यास्त के समय। तो इस प्रकार हर चौघड़िया का संबंध ग्रहों से हुआ, और हर ग्रह के स्वामी दिन से हुआ, साप्ताहिक दिनों से, और हर साप्ताहिक का दिन के स्वामी कोई न कोई ग्रह बने, और वे ग्रह किसी न किसी विशेष प्रयोजन के लिए उपयुक्त है, निर्धारित। इसलिए चौघड़िया का संबंध भी उन कार्यों से हो गया। अब फलित करने हेतु के समय हम यह सुनिश्चित करें कि आज का जो चौघड़िया है वो काल वेला, वार वेला और राहु काल से ग्रसित नहीं हो, और यदि ग्रसित है फिर उसके उपाय करने जरूरी, किंतु उसका त्याग जो ग्रंथों में लिखा है उसका त्याग करना चाहिए, क्योंकि शुभता की उसमें कमी होती है और अशुभता की मात्रा ज्यादा हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज का चौघड़िया देखते हैं। आज का चौघड़िया चूंकि मंगल है, रोग चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहा है और रोग चौघड़िया से दिन समाप्त हो रहा है। 7:03 से 8:39 तक, जब तक वो उद्वेग वेला है,
तब उद्वेग चौघड़िया है, तब तक वह वार बेला से ग्रसित है। काल चौघड़िया काल बेला से ग्रसित है। और शुभ चौघड़िया जो संध्या में है, 3:03 से 4:39 तक, वह राहु काल से ग्रसित है। और लाभ चौघड़िया 7:39 से 9:03 तक, काल रात्रि। ये रहे आज के चौघड़िया। हम सलाह हुई, जो व्यक्ति कोई मूर्त नहीं देख पाया या नहीं देखना चाहता हो, तो कम से कम उसे काल चौघड़िया, ये चौघड़िया ज्योतिष जरूर दें। इन्हीं शब्दों के साथ हम पांचवें भाग में आते हैं, जो अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना। अंकों की हमारे जीवन में अहम भूमिका होती है। जीवन से मृत्यु और मृत्यु के पश्चात में अंक हमारे पीछा नहीं छोड़ते। हम अंकों के पीछे रहते हैं और अंक हमारे पीछे रहते हैं। ये लुका छिपी का खेल, एनर्जी देने का और लेने का खेल, दोनों अंक हमारे साथ करते हैं। इसलिए अंकों की भूमिका हमारे जीवन में अहम है। और अंक ज्योतिष में एकल अंक पर ही कार्य किया जाता है, यानी 1 से 9 अंक जो होते हैं उसी पर कार्य होता है। दूसरा अंक कोई भी नहीं दे दिया जाता। और इस प्रकार यदि आज का दिन देखें, तो पांचवा अंक बुधवार का है। ये उनके लिए काफी उपयुक्त, जिनका जन्म किसी भी माह के 5, 14 और 23 तारीख। तो इस प्रकार 1 से 9 तक अंक हुए। पांचवा अंक मध्यम अंक होता है, जो कि दशा महादशा का परिणाम आदि में कार्य कर, हर शुभ का और शुभ कार्यों में ये सभी अंक काम करते हैं। ये सभी अंक हमें ऊर्जा देते हैं। अब आज का अगर हम दिन देखें, तो आज जो चौघड़िया है, एक हर अंक का शासक ग्रह अलग अलग है। एक के शासक सूर्य, दो के चंद्रमा, तीसरा के बृहस्पति, चौथा का राहु, पांचवा का बुध, छठा का शुक्र, और आठवां का शनि, नौवां का मंगल। जिस नाम से पुकारा जाता है उसे अगर देखें, तो पहला अंक राजा के नाम से पुकारा जाता है, दूसरा चंद्रमा यानी रानी की तरफ से, तीसरा गुरु से, चौथा शरारती तत्वों से, पांचवा राजकुमार से, छठा मंत्री से, सातवां धर्मगुरु से, आठवां दिनस्थ जो हमारे साथ काम करने वाले हैं, और नौ सेनापति। इस प्रकार हम अपने ग्रहों को विभिन्न तत्वों से जोड़, ग्रह के आकाशीय स्थिति के अनुसार जिस व्यक्ति का जन्म 26/8/1956 हुआ है, उनके उनके प्रस्तुति हम आपके समक्ष रखते हैं। 26/8/1956 यानी जिस जातक का जन्म 26/8/1956 को हुआ है, उनका मूलांक 8 बनता है, भाग्यांक 19 बनता है, और 19 फिर 1 बनता है। कुछ अंक ऐसे हैं 11, 22, 33, 13, 14, 16, 19 आदि। ये कार्मिक, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो इस प्रकार ड्राइवर और कंडक्टर हमारा बनता है। ड्राइवर बोलता, जो हमारा जन्म तिथि है उसके तिथि को जोड़कर हम निकालते। यहाँ आपको बताते चले कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त हमें एक अंक मिलता है, जो कि स्टैटिक अंक होता है। ये ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है। उसको विभिन्न रूपों में किचन में प्रयोग कर हम विभिन्न रूप देते हैं, किंतु अंक ज्योतिष के अनुसार ये अंक जातक के अंक से निर्भर करता है, उनके अंकों को जोड़ कर करता है। कंडक्टर अंक ज्योतिष के अनुसार अंक तिथि माह और वर्ष को जब जोड़ते हैं और एकल अंक में परिवर्तित करते हैं, उसे हम अंक ज्योतिष के अनुसार अच्छे अंक की संख्या देते हैं। अब रही बात कि डायनेमिक नंबर कौन सा है। डायनेमिक नंबर हमारा वो है
जो नाम नाम में अक्षर जरूर प्रयुक्त होता है, लेकिन उसके अक्षरों के अंक के मूल्य होते हैं, और इसलिए उन अंकों को हम उन अक्षरीय मूल्य में परिवर्तित कर उसको जोड़कर हम अंक ज्योतिष के अनुसार एक सारणी बनाते हैं, फिर उसे जोड़ देते हैं और जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित करते हैं। इस प्रकार ये अंक ज्योतिष के लिए हमारे पास स्टैटिक अंक आ गए, और ये नाम नाम जो होता है वह स्थायी होता है, इसलिए इसे डायनेमिक कम स्थायी कहते हैं, और यह काफी उपयोगी है। किसी भी जातक का यदि मूलांक और भाग्यांक आपस में टकराव दे रहा है, मतैक नहीं है, तो यह नामांक ही उसे सपोर्ट कर, तो ऐसा नामांक होता है जो कि दोनों के लिए मध्यस्थता का काम। काफी उपयोगी है यह। नाम को बदलना, आप किसी भी परिजन का जन्म तिथि लें और उसके नाम को लें और उसे परिवर्तित करें। नाम को परिवर्तित करते समय या नाम को तय करते समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मूलांक या भाग्यांक जो आज का अंक है उससे का शत्रु नहीं। यानी यदि मूलांक आज का 8 है, भाग्यांक 1 है, तो नामांक उसका 5 पर होगा, जो कि व्यक्तिगत रूप से नहीं। तो ये जन्म तिथि मेनका गांधी का लिया हुआ है, और मेनका गांधी का यदि देखें तो मेनका गांधी का नाम भी सही ढंग से नहीं जा रहा है। यदि हम इसको कहें तो 9 पर नाम जा रहा है, अगर सिंगल नेम को लेते हैं, पहले भाग के नेम नाम को लेते हैं, लेकिन जब भी नाम का ये लेंगे तो दो चीज महत्वपूर्ण है, नाम का पहला अक्षर और उसके बाद कुल जोड़, एकल अंक। और इस व्यक्ति का, मेनका का, गांधी का, यदि हम उसके उनके जन्म तिथि को लेते हैं तो उनका 8 के क्रम में आप देखें, एम से नाम शुरू होता है जो उनका दुश्मन, इसलिए इस जातिका को परेशानी काफी झेलनी पड़ी जीवन में। इसलिए यह उनके लिए उपयोगी होता है जो अपने नाम को ठीक करना चाहते हैं। तो चलिए, आज के दिन के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना। आज का दिन आज का तिथि 26/8/2025, मूलांक आज का 8 बनता है, भाग्यांक 7 बनता है। और ये जो भाग्यांक 7 है, विभिन्न मूलांक वाले व्यक्तियों के साथ जैसा संबंध होगा वैसा ही उनका दिन। तो आज यह 7 मूलांक वाला, 7 भाग्यांक का 1 के साथ तटस्थता का संबंध है, 2 के साथ तटस्थता का संबंध है, 5 के साथ तटस्थता का संबंध, यानी 1/10/1928 को जिनका जन्म हुआ, 2/11/20 तारीख को जिनका जन्म हुआ है, और 5/14/23 तारीख को जिनका जन्म हुआ है, उनके लिए दिन साधारण होने के समय। तीन जिनका मूलांक बनता है, 7 मूलांक बनता है, और 9 जिनका मूलांक बनता है, यानी 3/21/30 को जन्मे जातक, 7/16/25 को जन्मे जातक, और 8/9/18/27 तारीख को जन्मे जातक के साथ ये 7 अंक का शत्रुता का संबंध, यहाँ की 7 और 7 का भी शत्रुता का संबंध है, और मित्रता का संबंध है 4 अंक वालों से, 6 अंक वालों से और 8 अंक वालों से, यानी जिनका जन्म
4, 13, 22, 21 को किसी भी माह का हुआ है, 6, 15, 24 को किसी माह का हुआ है, और 8, 17, 26 को किसी माह का हुआ है, उनके लिए तीन उत्तमता कैसे। तो ये रहे हमारी छोटी सी प्रस्तुति। आशा करते हैं आपके लिए उपयोगी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अंतिम 30 के अवसर पर आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं। ईश्वर की असीम कृपा आप सब पर बनी रहे। वरुण इसको द्वारा 30 के पावन पर्व पर सभी माताओं बहनों को मंगल कामनाएं प्रेषित करता है। आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह प्रस्तुति YouTube के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई। डेटा जो भी ली गई दृक पंचांग से ली गई, छवि और तथा ध्वनि गूगल से ली गई, और यह प्रस्तुति आप तक YouTube के माध्यम से पहुंचाई। डेटा जो भी इसमें जन्म तिथि आदि जो भी दिए गए वो भी गूगल से लिए। तो हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप यदि पहली बार इस प्रस्तुति को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को भी दबा दें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उसे लाभान्वित। सभी से अनुरोध है कि साझा करें इस प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी विभिन्न प्रस्तुतियों का से ज्ञान अर्जन कर उसका उपयोग कर लाभान्वित हो सके, और उनके इस प्रयास में हम सभी पुण्य माध्यम बनकर पुण्य के भागी बने। इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान, जय मंगल।